नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रुथ के इस अंक में हम बात करेंगे जुडिशरी की, न्यायपालिका के अधिकारों की। जितना व्यापक न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है, उसे लेकर के देश में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका को इतने असीमित अधिकार क्यों दिए गए हैं। किसी भी विषय पर आदेश पारित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, तो फिर संसद में क्या कुछ होगा। संसद क्या काम करेगी जब हमारे काम में दखल न्यायपालिका देने लगेगी। इससे पहले कि आखिर ये चर्चा शुरू कहां से हुई, जरा इसकी पृष्ठभूमि में क्या कुछ हुआ वो आपको समझाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ संशोधन कानून संसद में पारित हुआ, कानून की शक्ल लेता है। बिल पारित हुआ और कानून की शक्ल ले लेता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्योंकि कुछ पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, इसे चुनौती दी, इसे असंवैधानिक करार करने की याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई हो रही है, 2 दिन हो गए हैं सुनवाई को होते हुए, और इस दरमियान कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, कुछ लोगों को मिर्च लग गई। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों के शामिल होने को तार्किक कैसे ठहराया जा सकता है। क्या आपको ये बर्दाश्त होगा कि हिंदू बोर्ड्स में मुसलमान मौजूद हो? अगर ऐसा है तो बताइए। इसी तरीके से कई और सवाल पूछे गए। मसलन जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र को जितना वक्फ के मामलों में बढ़ा दिया गया है, जो व्यापक अधिकार उसे दिए गए हैं, उसको लेकर के भी प्रश्न चिन्ह कोर्ट की तरफ से खड़े किए गए। और डिनोटिफिकेशन से संबंधित कुछ जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उसके संदर्भ में भी जो आदेश दिया गया, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। लोग ये कहने लगे कि जब विधायी मामलों में भी कोर्ट दखलंदाज करने लगेगा, दखल देने लगेगा, उसका रवैया दखलंदाजी वाला होगा, तो फिर संसद में क्या होगा। ये काम तो संसद का है, संसद पर छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, जुडिशरी के अधिकार क्षेत्र को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कुछ बातें कही, जिसके बाद चर्चाओं का दौर और गर्म हो गया, चर्चाएं और तेजी से होने लगी। काफी चर्चाएं हो रही हैं। आपको याद होगा, मार्च के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर आग लगी और वहां से बड़ी तादाद में जली हुई करेंसी की बरामदगी की खबर सुर्खियों में रही थी। उस दरमियान न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों के ईमानदार होने को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि उस मामले में कुछ कार्रवाई हुई, उनका तबादला इत्यादि कर दिया गया था, काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज उस घटना का भी जिक्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब एक कार्यक्रम के दरमियान करते हैं। और जुडिशरी क्या हमेशा जो फैसला लेती है वो बिल्कुल ठीक होता है, फेयर होता है, इसकी ओर प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। इसी घटना का जिक्र वो कर रहे थे। इतना ही नहीं, बीते दिनों तमिलनाडु सरकार द्वारा कुछ बिल पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के पास भेजे गए थे हस्ताक्षर के लिए, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर 3 महीने तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो फिर वो कानून बन जाएगा। 3 महीने की मोहलत दी गई। और इसी पर जगदीप धनखड़ साहब ये सवाल करते हैं कि अब देश में ये व्यवस्था है कि कोर्ट राष्ट्रपति को इंस्ट्रक्शंस देंगे। अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 दरअसल एक न्यूक्लियर वेपन की तरह अब साबित होने लगा है। जुडिशरी को इतनी पावर दे दी गई है कि वो राष्ट्रपति को भी अब निर्देश देने लगे। जरा सुनिए जगदीप धनखड़ साहब को, इन दोनों ही प्रकरण के बारे में उन्होंने जो बातें रखी। जज साहब के घर से मिले कैश कांड का जिक्र और राष्ट्रपति को निर्देश देने वाले अनुच्छेद 142 के अधिकार के बारे में उन्होंने जो बातें कही, सुन लीजिए। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March
disclosure by a newspaper that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming exposé. There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. तो क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है. There was a survey conducted recently. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहां पर अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट के पास एक अधिकार है अनुच्छेद 145 के सेक्शन 3 का, जिसके तहत 3 या 5 सदस्यीय एक बेंच होती है जिसके पास अधिकार होते हैं. लेकिन अनुच्छेद 142 के तहत आप किसी भी विषय को संज्ञान में लेते हुए उस पर आदेश जारी कर सकते हैं. ये जो असीमित अधिकार कोर्ट को दिया गया है, यही दरअसल न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा कहना था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का. बहरहाल हम बात वक्फ की कर रहे थे. किरण रिजिजू साहब ने वक्फ को लेकर के जब अपनी बातें रखी, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोर्ट विधायी मामलों में दखलंदाजी करेगा. बहरहाल मामला क्योंकि अदालत के समक्ष पहले से ही लंबित है, 2 दिनों से सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने कई ऐसे सवाल किए जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे. बस क्या था, देश में जजों के अधिकार, न्यायपालिका की जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उस पर चर्चा होने लगी. लोग ये कहने लगे कि वक्त आ चुका है जब न्यायपालिका को भी एक दायरे में बांधना होगा. असीमित अधिकार उन्हें नहीं दिए जा सकते, जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति भी कर रहे थे. वक्त को लेकर के बहरहाल जिस तरीके से कोर्ट ने केंद्र से 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है, सफाई मांगी है, कुछ धाराएं हैं जिस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी. यानी कि ना तो केंद्र ने भले ही इसे कानून अब बना दिया है, उस कानून के तहत जो उसके अधिकार में चीजें आ गई हैं, जो उसके अधिकार क्षेत्र में अब हैं, उस पर कोई भी एक्शन लिया जा सकेगा. मतलब कोई रिक्रूटमेंट फिलहाल नहीं होगी, किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश इत्यादि करने का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. जिलाधिकारी को जो अधिकार दिए गए हैं इस कानून के अंतर्गत, उन अधिकारों पर भी रोक लगी रहेगी. इमरान प्रतापगढ़ी ने अभी फिलहाल जो फौरी राहत इसे मुस्लिम संगठन मान रहे हैं, इस संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए. तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक. तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए,
तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि ये संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, ये संविधान की जीत है। असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार वक्फ के बारे में, क्योंकि वो एक पार्टी है, उन्हीं की पहली याचिका पर आगे पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, बेस वही है। उन्होंने भी इस संदर्भ में प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुननी चाहिए। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। देखिए, इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं को सुनाने के पीछे का मकसद ये था कि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें कुछ ऐसा फैसला ले लेती हैं जो एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप के लिहाज से तो सही है, लेकिन कुछ लोगों के इंटरेस्ट को वो ओवरलुक कर जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में। कोर्ट्स यहीं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कोर्ट को ये समझना होता है कि हम सबके संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, सबके राइट्स की बात करते हैं। संविधान के दायरे में जो उचित है, जो अनुचित है, उसे स्पेसिफाई करने का काम हमारा है। लेकिन अचानक से कुछ देश में ऐसा माहौल बनने लगा है, कुछ घटनाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जुडिशरी पर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। जुडिशरी को भी बाइस्ड समझा जाने लगा है और जिन लोगों को जुडिशरी का फैसला या उसकी टिप्पणियां पसंद नहीं आती, वो ये सवाल करने से भी पीछे नहीं हटते कि इन्हें इतने अधिकार दिए क्यों गए। दोस्तों, इस विषय को ज्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि मामला संवेदनशील है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, हर कोई उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो जुडिशरी को अधिकार मिले हुए हैं, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? जो चर्चाएं शुरू की गई हैं, मसलन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के घर पर मिले कैश कांड के बाद जिस तरीके की दलीलें दी जा रही है कि भाई वो भी ईमानदार हैं कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? क्योंकि वो भी तो इंसान ही है, भ्रष्टाचार में वो भी संलिप्त हो सकते हैं। सबूत में मिले, साक्ष्य भी मिले, घटनाएं भी मिली, उनका भी हवाला दिया जा रहा है। सुनने में दोनों ही खेमे तार्किक नजर आते हैं। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? और ये जो बहस शुरू हुई है, क्या आने वाले दिनों में ये संकेत है कि जुडिशरी के भी अधिकार को कट किया जा सकता है, उसमें कटौती हो सकती है, उस संबंध में भी कुछ कानून पारित हो सकते हैं क्या? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।